गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर निदानात्मक परीक्षण। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है निदानात्मक यानी निदान करना। निदान का मतलब कारण ढूंढना कि बच्चे जो हैं वो अधिगम की किन परिस्थितियों में गलतियां करते हैं या उनकी अधिगम करते समय वे कहाँ त्रुटि करते हैं और उनकी जो ये त्रुटि है उसका क्या कारण है। इसे जानने के लिए टेस्ट का निर्माण किया जाता है, एक परीक्षण का निर्माण किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर निदानात्मक परीक्षण। अब नैदानिक परीक्षा वह परीक्षा होती है जो इस बात का निदान करती है कि बालक किन परिस्थितियों में गलतियां करते हैं। अर्थात नैदानिक परीक्षा क्या होगी, जो इस बात का कारण ढूंढेगी कि बालक अधिगम की किन परिस्थितियों में गलती करते हैं और उनकी जो यह गलती है वह किस प्रकार की गलती है और उनकी गलतियां करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखो, जैसे एक रोगी चिकित्सक जो है यानी एक डॉक्टर जो है वो रोगी का इलाज करने से पहले यह पता करता है कि रोगी को क्या बीमारी है, कितनी है या बीमारी किस प्रकार की है। रोग का निश्चय करने के बाद ही डॉक्टर उस बीमारी का उपचार करता है। ठीक है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या पूछता है ना, हमसे पूछता है ना कि क्या कारण है, क्या हुआ आपको, कब हुई ये बीमारी, कितने दिन हुए आपको ये प्रॉब्लम होते हुए। सारा कुछ जानने के बाद ही वो डॉक्टर क्या करता है, उपचार करता है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार निदानात्मक परीक्षण द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि बच्चे गणित के अध्ययन में प्रत्ययों, किन प्रत्ययों, नियमों, सूत्रों और सिद्धांतों से संबंधित किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं या वे कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं या उनकी गलतियां जो हैं वो गणित के क्षेत्र में किस प्रकार की हैं या इन गलतियों का सामना बच्चों को क्यों करना पड़ रहा है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो हमें निदानात्मक परीक्षण द्वारा मिलते हैं। तो यानी इस प्रकार यही जानना कि बच्चे कहाँ गलतियां कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस प्रकार की कर रहे हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानना या पता करना क्या कहलाता है, निदान करना कहलाता है। अतः गणित में बालकों की शैक्षिक कठिनाइयों, त्रुटियों एवं कमजोरियों के संभावित कारणों का पता लगाने के लिए जिन परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, निदानात्मक परीक्षाएं। कि गणित के क्षेत्र में बच्चे जो हैं अवधारणात्मक या प्रक्रियात्मक कौन से क्षेत्र में बच्चे को ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है या ऐसे कौन से कारण है जहां बच्चे को इतनी ज़्यादा समस्या इसके अंदर पैदा हो रही है। इन सभी का पता लगाने के लिए जिन परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, निदानात्मक परीक्षाएं या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब हम बात करते हैं परिभाषा की। तो निदानात्मक परीक्षा के लिए सबसे पहली परिभाषा जो है वो रोस ने दी है। रोस के अनुसार निदानात्मक परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं एवं कमियों को व्यक्त करता है। निदानात्मक परीक्षण क्या करता है, ये एक ऐसा टेस्ट है जो व्यक्ति की या बच्चे की जांच करने के बाद उसकी गणित में किसी एक या गणित के एक से अधिक क्षेत्रों में उसकी क्या विशेषता है, यानी कौन सा ऐसा गणित का क्षेत्र है जो कि उसका बहुत अच्छा है और कौन से क्षेत्र में बच्चे की कमियां ज्यादा सामने आ रही हैं उनको व्यक्त करता है। तो देखिए, ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इज वन डिजाइन टू रिवील टू अ पर्सन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज इन वन और मोर एरियाज ऑफ द फील्ड बीइंग टेस्टेड। क्या करता है निदानात्मक परीक्षण, व्यक्ति की जांच करता है किसकी, उसकी एक या अधिक क्षेत्रों में या तो उसकी विशेषताओं या उसकी कमियों को व्यक्त करता है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य। अब इसके उद्देश्य क्या हमारे सामने, सबसे पहला उद्देश्य मतलब कि हम इस टेस्ट को क्यों बनाते हैं, क्या हमारा उद्देश्य है इस टेस्ट के निर्माण के पीछे। पहला, गणित विषय की अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना। देखिए, गणित जो है
बच्चों के लिए एक डरावना विषय या बच्चों को बहुत भयभीत करता है, लगभग बच्चों के लिए ऐसा ही रहता है। तो ये जो टेस्ट है इससे क्या होता है, हमें बच्चे की कमियों के बारे में, उसकी त्रुटियों के बारे में पता चलता है। तो उसके द्वारा एक टीचर को भी हेल्प मिलती है कि उसे जो बच्चे को अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया जो अपनानी है उसमें उसे किस प्रकार की सुधार की आवश्यकता है, इसके बारे में अध्यापक को पता चलता है। इस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। सेकंड, अधिगम अनुभव यानी सीखने के अनुभव और अधिगम प्रक्रिया के अवरोधक तत्वों को ढूंढना। देखो, एक तो अधिगम के अनुभव यानी बच्चे के सीखने के अनुभव, और अधिगम की प्रक्रिया कि जो बच्चे को अधिगम की प्रक्रिया जो चल रही है उसके दौरान, सीखने के दौरान कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि बच्चे को सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उनको ढूंढना। उनको ढूंढने के पश्चात क्या किया जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। कि क्या किया जाएगा, उसके बाद बच्चों के लिए जो बच्चे के कारण पता चल जाएगा कि बच्चे को यहाँ समस्या आ रही है, उसके बाद उसका उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, पिछड़े बालकों की पहचान करना। निदानात्मक परीक्षण से क्या है, बड़ी आसानी से पहचान हो जाती है कि कौन से बच्चे हैं जो गणित के अंदर पिछड़ते जा रहे हैं, उनकी पहचान बड़ी आसानी से की जा सकती है। नेक्स्ट, गणित संबंधी विशिष्टताओं एवं कमजोरियों का पता लगाना कि गणित में बच्चों का कौन सा ऐसा पक्ष है जो बहुत स्ट्रांग है और कौन सा ऐसा पक्ष है जो कमजोर है, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, छात्रों की कमियों एवं अच्छाइयों के आधार पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देना कि बच्चे की जो कमियां हैं या उसके अंदर जो अच्छाइयां हैं उनके आधार पर बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में भी और उसी के साथ साथ व्यावसायिक यानी आगे उन्हें कौन से व्यवसाय की ओर वो जा सकते हैं उसके लिए उन्हें निर्देशन दिया जा सकता है। ठीक, ये थे इसके उद्देश्य। नेक्स्ट है निदानात्मक परीक्षणों की आवश्यकता या महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब इसकी क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है निदानात्मक परीक्षण की। देखो, वो कहते हैं कि शैक्षिक निदान की आवश्यकता केवल समस्याग्रस्त बालक को ही नहीं अपितु सामान्य बालक को भी हो सकती है। यानी ये जो टेस्ट बनाया गया है इसकी आवश्यकता केवल हम एक समस्याग्रस्त बालक को ही नहीं मानते हैं, इसकी आवश्यकता एक सामान्य बालक को भी हो सकती है। क्योंकि हो सकता है वो गणित के किसी एक पक्ष में कमजोर चल रहा हो, तो अध्यापक को इस टेस्ट के द्वारा बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि बच्चे जो सामान्य बालक भी है उसका वह पक्ष क्यों कमजोर है, क्या कारण है कि उसके अंदर बच्चा बार बार त्रुटि कर रहा है। सेकंड पॉइंट है कठिनाई उत्पन्न करने वाले प्रश्नों की विषय वस्तु का विश्लेषण यानी कंटेंट एनालिसिस करने हेतु इसकी आवश्यकता होती है। कि डायग्नोस्टिक टेस्ट की कहाँ आवश्यकता होती है, ऐसे प्रश्न जिनके अंदर बच्चों को कठिनाई उत्पन्न होती है या जो बहुत हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, उनसे संबंधित जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, उसका विश्लेषण करने हेतु इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, शैक्षिक निदान की आवश्यकता अध्यापक को पठन पाठन की स्थितियों को प्रभावशाली बनाने हेतु होती है। अब इसकी आवश्यकता अध्यापक को भी होती है। एक अध्यापक को इसकी आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि इसके आधार पर अध्यापक क्या है कि जब अध्यापक को पता चल जाएगा इस टेस्ट के आधार पर कि बच्चे, अधिकांशतः बच्चे जो हैं गणित के किस क्षेत्र की अवधारणात्मक या प्रक्रियात्मक क्षेत्र के अंदर ज़्यादा समस्या बच्चे को उत्पन्न हो रही है या बहुत कठिन परिस्थितियां बच्चे को लग रही हैं, तो उन स्थितियों को में अध्यापक क्या करेगा, जब पठन पाठन कक्षा में करवाएगा तो उसको और अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु अध्यापक को इसमें सहायता मिलती है। अर्थात अध्यापक उस सामग्री को और भी अधिक प्रभावशाली तरीके से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट, शैक्षिक निदान इस तथ्य का भी पता लगाता है कि छात्र किन किन मानसिक प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक संपादित नहीं कर पा रहा है। शैक्षिक निदान से क्या पता चलता है, किस तथ्य का, कि बच्चा जो है वो किन मानसिक प्रक्रियाओं यानी गणित के कौन सा ऐसा अधिगम क्षेत्र है जिसके अंदर बच्चे को मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग करना है या दिमाग से उस विषय वस्तु को संपन्न करना है और उसको बच्चा सफलतापूर्वक संपन्न नहीं कर पा रहा है, तो उसके बारे में भी अध्यापक को जानकारी मिल पाएगी। नेक्स्ट, शैक्षिक निदान द्वारा बालक की वांछनीय
एवं वास्तविक उपलब्धियों की दूरियों को समाप्त किया जा सकता है। वांछनीय मतलब जो बच्चा चाहता है और जो वास्तव में उसकी उपलब्धि है, उस दूरी के अंतर को समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि देखो, शैक्षिक निदान किया जाएगा इस स्तर पर, उससे का कारण ढूंढा जाएगा कि वास्तव में बच्चे को कहाँ समस्या आ रही है और उस आधार पर उसका उपचार किया जाएगा। तो यानी जो बच्चा वांछनीय, उसकी इच्छा है जिस चीज को उपलब्ध करने की, और जो वास्तव में उसकी उपलब्धि हो रही है, उन दोनों के बीच का अंतर जो है वो समाप्त हो सकेगा। नेक्स्ट, छात्रों की कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में सहायक है। तो सही है कि अध्यापक को पता चल जाएगा कि बच्चे कहाँ जो है त्रुटियां कर रहे हैं, कौन से क्षेत्र में बच्चे की त्रुटियां जो है वो गणित के किन सिद्धांतों प्रत्ययों को समझने में बच्चों को ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए अध्यापक उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी कर पाएगा इसकी सहायता से। नेक्स्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, निदानात्मक परीक्षण में बालकों को अंक प्रदान नहीं किए जाते। क्या होता है इस टेस्ट में? बच्चे को अंक नहीं मिलते। इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि कौन कौन से प्रश्न बालकों ने सही हल नहीं किए हैं अथवा कहाँ कहाँ त्रुटि की है। क्या होगा इसमें? अध्यापक को ये पता चलेगा कि बच्चे जो हैं कहाँ कहाँ त्रुटियां कर रहे हैं या कौन से ऐसा क्षेत्र है जहाँ बच्चे को समस्या आ रही है। उससे बच्चे को किसी भी प्रकार के कोई अंक इसके अंदर प्रदान नहीं करने हैं। नेक्स्ट है निदान के स्तर, लेवल ऑफ डायग्नोसिस, कि जो ये शैक्षिक निदान है इसके कौन से लेवल हैं, कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा, कैसे हमने इसे शुरू करना है। तो इसके निदान के मुख्य रूप से 5 स्तर हैं। ठीक है, जो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। सबसे पहला स्तर क्या है? निदान हेतु शिक्षार्थियों का चयन, कि सबसे पहले उन विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा जिनकी जो समस्याएं उनको गणित के क्षेत्र में उत्पन्न हो रही हैं, हमने उनका कारण ढूंढना है कि उनका क्या कारण है कि उन्हें समस्या उत्पन्न हो रही है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें शिक्षार्थियों का चयन करना होगा। दूसरा, निदान हेतु विषय वस्तु क्षेत्र का निर्धारण करना, कि अब जिस हमने बच्चे का निदान करना है, पर कौन सी विषय वस्तु में करना है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है गणित का, क्या अवधारणात्मक पक्ष है या गणित का प्रक्रियात्मक पक्ष है जहां बच्चे को समस्या उत्पन्न हो रही है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है, उस क्षेत्र का निर्धारण करेंगे और उसके आधार पर निदानात्मक परीक्षण जो है वो तैयार किया जाएगा। तीसरा, विषय वस्तु क्षेत्र में कठिनाई स्थलों की खोज करना। पहले तो विषय वस्तु का निर्धारण कर लिया कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां बच्चे कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं, गणित के अंक गणित में, बीज गणित में, ज्यामिति क्षेत्र में कहां बच्चे को समस्या हो रही है, क्षेत्र का निर्धारण हो गया। नेक्स्ट, कठिनाई स्थल, अब उस क्षेत्र में कौन सा ऐसा स्थान है या कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां बच्चे को कठिनाई उत्पन्न हो रही है, उसकी खोज करना। नेक्स्ट, अब खोज हो जाएगी, उसके बाद उपचारात्मक प्रक्रिया को अपनाना, कि अब बच्चे जो हैं इन कठिनाइयों से बच्चों को उबारना है या बच्चे को वो उन कठिनाइयों को बच्चों को दूर करना है, उसके लिए अध्यापक जो है वो उपचारात्मक प्रक्रिया को अपनाएगा। नेक्स्ट, त्रुटियों के रोकथाम के उपाय करना, कि जो बच्चों को ये त्रुटियां उत्पन्न हो रही हैं, इन त्रुटियों का रोकथाम करना है, यानी कि भविष्य में बच्चे के सामने अब ये त्रुटियां दोबारा उत्पन्न हो ना, यानी ये समस्या दोबारा बच्चे के सामने कभी भी उत्पन्न ना हो, उसके रोकथाम के लिए उपाय करना। ये थे इसके 5 स्तर। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑन एडिशन। हमने भी ये जो निदानात्मक परीक्षण का निर्माण करना है, ये किसके लिए करना है? जोड़ के लिए। ठीक है, अब ये हमारे पास है छोटी क्लास के लिए, प्राइमरी सेक्शन के लिए। मान लीजिए अगर आपके पास कोई टॉपिक आता है कि आप एक डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है उसका कंस्ट्रक्शन कीजिए अकॉर्डिंग टू प्राइमरी लेवल। ठीक है, तो उसके लिए आप जोड़, घटाओ, गुना, भाग, कोई भी एक टॉपिक ले सकते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिए जोड़ का। तो कक्षा 5 के छात्रों के लिए जोड़ की क्रिया के लिए निदानात्मक परीक्षण जो है वो निम्नानुसार होगा। अब इसको बनाने के पीछे सबसे पहले हम अपना उद्देश्य बताएंगे। क्या उद्देश्य है? कक्षा 5 के छात्रों को दी गई संख्याओं का जोड़ करने में क्या क्या तथा क्यों त्रुटियां करते हैं। अभी बच्चे जो हैं इनको हमने जो ये जोड़ की संख्याएं दी हैं, इन संख्याओं को जब बच्चों ने हल किया तो बच्चे क्या क्या और क्यों त्रुटियां करते हैं। तो देखो इसको बनाने का तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले हम सिंपल एडिशन, छोटी संख्याओं के एडिशन से स्टार्ट करेंगे, जो कि बिना हासिल का होगा।
ठीक है, तो ये देखो 3 और 2 5, सिंपल हो गया ना। फिर 8 और 4 12, फिर 10 और 6 16, 16 5 21, फिर इनका ये बड़ी संख्या आ गई ना हांसिल वाली, यानी हमने सिंपल एडिशन से स्टार्ट करते हुए पहले एक अंकीय संख्या ली, फिर हमने हांसिल वाली द्विअंकीय संख्याओं का जोड़ ले लिया, फिर त्रिअंकीय और द्विअंकीय संख्याएं ले ली। ऐसे करते करते हम त्रिअंकीय संख्याओं के जोड़ तक पहुंच गए। अब इन सबको करते हुए बच्चे किस किस प्रकार की गलतियां करते हैं और उन गलतियों के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ये आपको उसके अंदर मेंशन करना है। क्लियर। नेक्स्ट, इसी तरह ये तो था प्राइमरी लेवल के लिए एक एग्जाम्पल। सेकंड, मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दिया है जो कि हमने बनाया है सेकेंडरी लेवल के लिए। अगर आपसे सेकेंडरी लेवल का पूछा जाता है तो सेकेंडरी लेवल के लिए क्या बनाया मैंने, उसके लिए सेट थ्योरी टॉपिक लिया है, समुच्चय सिद्धांत। देखिए, इसमें जो आपने क्वेश्चंस का जो कंस्ट्रक्शन करना है वो कोई जरूरी नहीं है कि आपको 1 लाइन बनाना है, आप ऑब्जेक्टिव टाइप भी बना सकते हैं। जैसे थोड़ा टफ टॉपिक है तो आप उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी ले सकते हैं, 1 लाइन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर इस टॉपिक के लिए मैंने ये ऑब्जेक्टिव टाइप बनाया है। तो इसमें क्या किया, इसमें आपको समुच्चय सिद्धांत सेट थ्योरी के आप कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर उनके ऊपर क्वेश्चन का निर्माण जो है वो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमने बनाया, निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय है। तो बच्चों को बताना है इसमें से कि इसमें कौन सा रिक्त समुच्चय है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन, यदि ए में ये सब वैल्यूज हों तो निम्नलिखित में से ए का उप समुच्चय यानी हमें सबसेट बताना है इसका, तो ये इसमें ऑप्शन दिए हुए, इसमें से सही आंसर। ठीक उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, बी में किसका आपको बी में वैल्यू दी हुई है। अब ये पूछा ये है तो बी निम्नलिखित में से इनमें से बी जो है वो किसका उपसमुच्चय होगा। फिर नेक्स्ट, यदि 2 परिमित समुच्चयों ए तथा बी में अवयवों की संख्या समान है, यानी उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कितने इक्वल है, उनकी संख्या जो है वो समान है, तो वे समुच्चय क्या कहलाएंगे। इन चारों में से सही आंसर। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सी का तुल्य समुच्चय क्या होगा। इनमें बच्चों को अब ये बच्चा कब बता पाएगा, देखिए अब ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये बच्चा इसमें जहां जहां त्रुटियां करेगा उनके कारण क्या होंगे कि जो भी बच्चे को इसमें से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बच्चा इसमें गलत आंसर देगा। जैसे अब इसमें तुल्य समुच्चय पूछे, अगर बच्चे को तुल्य समुच्चय की डेफिनेशन आती होगी तो वो बड़ी आसानी से बता देगा कि इसमें से तुल्य समुच्चय कौन सा है। लेकिन जब तक उसे ये नहीं पता होगा तुल्य समुच्चय होता क्या है, तब तक वो कोई भी एग्जाम्पल उसके सामने आ जाए वो कोई राइट आंसर नहीं दे पाएगा। बिल्कुल सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन, सी और डी में आपको एलिमेंट्स दिए हुए, आपसे पूछे सी माइनस डी का होगा। अब इसके पीछे ये भी एक हमारा कॉन्सेप्ट है सेट थ्योरी का। अगर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जब हमारे पास 2 वैल्यूज हो उनका हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो वो कैसे होगा, अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बड़ी आसानी से आंसर दे देगा। और अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जैसे ये वाला आंसर है इसमें, तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, वो इसमें सिंपल माइनस करता जाएगा, 1 - 1 0, 2 - 2 0, अगर उसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि ये रॉन्ग आंसर है इसका, है ना। इसी प्रकार 7th क्वेश्चन में वहां C माइनस डी किया था, यहां पर हमने D माइनस सी की वैल्यू पूछ ली। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट हमें पता होगा तो हम इसका आंसर बड़ी आसानी से दे देंगे। तो आप सब लोगों ने इसको किया हुआ है, बीए में आप बीएससी पढ़ के आए हैं, आप सबने ये किया हुआ है। तो आप मुझे मेरे पर्सनल में इस जो सेट थ्योरी है इसके राइट आंसर भेजेंगे और उसके बाद मुझे उसके आंसर्स भी लिख के भेजेंगे कि बच्चे जो है इसमें किस प्रकार की त्रुटियां कर रहे हैं और उनकी त्रुटियों के कारण क्या है। क्लियर। इसी प्रकार अगर आपको, ये तो था सेकेंडरी लेवल, अब आपके पास डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कंस्ट्रक्शन आ सकता है वो आपके पास सीनियर सेकेंडरी लेवल का टॉपिक भी आ सकता है। तो बच्चे आप लोगों का सेशनल वर्क यही है कि आप लोगों ने सेकेंडरी प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल तीनों के लिए एक एक आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है और उनके अंदर आप मुझे त्रुटियां भी लिख के बताएंगे कि बच्चे किस प्रकार की त्रुटियां करते हैं और उनके पीछे क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं। ये सारा कुछ आप उसमें मेंशन करेंगे। क्लियर। फिर भी इस टॉपिक में अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे पर्सनल में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटे।